तो जेल तो काट ली और वो काट रहे हैं। और जब तमाम जो इमरान खान के आलोचक थे उन्होंने भी यही कहा था कि वो इतना लंबा वक्त जो है नहीं गुजार पाएंगे, लेकिन फिर भी वो एक लंबा वक्त गुजार लिए हैं। आरजू, मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगी कि अब ठीक है, अपने अपने पर्सपेक्टिव यहाँ पर इमरान को लेकर आ रहे हैं, लेकिन अगर ये प्रेसिडेंट रूल या प्रेसिडेंट सिस्टम जो है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अगर लागू करना चाहते हैं, चाहे खुद बैठे कुर्सी पर ना बैठे, तो फिर क्या होगा शरीफ साहब का? हालांकि बहुत कुछ अभी भी नहीं करते हैं, लेकिन भाई, और जरदारी साहब बन ही नहीं रहेंगे कुर्सी पे, ऐसी भी खबरें हैं। देखिए, इनका तो यही है कि अपना बैग उठाएंगे और चले जाएंगे, जैसे पहले गए थे। जनरल परवेज मुशर्रफ के जमाने में गए थे 10 साल के लिए सऊदी अरेबिया, फिर इमरान खान आ गए तो ये 4 साल के लिए लंदन चले गए। इनको तो कोई टेंशन नहीं है, ये अपना बैग उठाएंगे, दोबारा ये लंदन का ही रवाना हो जाएंगे। और यही जरदारी साहब का है, सारी दुनिया में उनकी प्रॉपर्टीज है, सारी दुनिया में उनका पैसा है, वो भी अपना बैग उठाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन असल बात यही है कि कोई भी हुक्मरान जब यहाँ पर आता है, कोई भी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या किसी भी पोजीशन पर हो, हायर पोजीशन पे, वो कभी पाकिस्तान या पाकिस्तानियों के लिए नहीं सोचता। जब ये लोग चले जाते हैं, उसके बाद आने वाली गवर्नमेंट बताती है कि जी इनके पास तो 100 रुपए थे, ये तो 2 लाख बना के चले गए, फॉर एग्जाम्पल। तो यही चीज होगी कि फिर बताया जाएगा जी ये थे और इन्होंने इतनी करप्शन की। इमरान खान के लिए तो इनके पास घड़ी से ऊपर कोई चीज निकल नहीं रही है। बार बार इमरान खान को घड़ियों का ताना देते रहते हैं, लेकिन खुद इनकी अपनी करप्शन जो है वो जहां जहां कौन कौन सी लीक्स निकलती रहती हैं उसमें भी आ चुकी हैं। लेकिन इनको कोई शर्मिंदगी नहीं है, ये उठेंगे और फिर निकल जाएंगे। इस वक्त भी यही कहा जा रहा है कि जितने साल भी गवर्नमेंट रही है या अभी रह रही है, उन्होंने बहुत ज्यादा करप्शन की है और कई बार तो कई चीजें सामने भी आ चुकी हैं। पाकिस्तान में और कुछ अच्छा हो या ना हो, लेकिन चार्टर्ड फ्लाइट हमेशा तैयार रहती हैं सऊदी जाने के लिए, दुबई जाने के लिए, लंदन जाने के लिए। वो बंदोबस्त हमेशा बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं ना रॉक सॉलिड है। अभिनव पांडे जी भी हमारे साथ लगातार जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। अभिनव जी, जिस तरह से भी फखर कह रहे थे, आरजू कह रही थी कि भाई अभी जो फिलहाल का सेटअप है उससे चीजें संभल नहीं रही हैं। ठीक है, बलूचिस्तान की स्थिति जो है वो जिस तरह से बद से बदतर होती चली जा रही है, लगातार वो अपना कब्जा जो है क्षेत्रफल का, कोई 60 कहे कोई 80 कहे, लेकिन इसमें कोई डिनाइल नहीं है कि उन्होंने अपनी पावर बढ़ा ली है। दूसरी तरफ सिंध प्रोविंस में भी अलग बगावत चल रही है। पीओजे के उन्होंने कह दिया आर पार की लड़ाई, उससे कम कुछ भी नहीं। आप सोच के देखिए कि वहां पर कोई कदम नहीं रख सकता है शरीफ या मुनीर। तो अब विकल्प क्या? विकल्प किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। हाँ, और अमेरिका क्या करेगा? देखिए, विकल्प पाकिस्तान नहीं ढूंढता है, अमेरिका ढूंढता है अपनी सुविधा के हिसाब से। देखिए, अभी जो स्थिति पाकिस्तान में बन रही है, आप ये मान के चलिए कि बलूचिस्तान की प्रॉब्लम डेफिनेटली थोड़ी ज्यादा सीरियस है पाकिस्तान के लिए, काफी ज्यादा सीरियस है, बिकॉज उसमें कई सारे इंटरनेशनल एक्टर्स भी इन्वॉल्व है। हालांकि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिले इसके, बट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इंडिकेट करते हैं कि बलूच इंसर्जेंट्स को पीछे से अमेरिकन का भी सपोर्ट है और यूएई से भी कुछ एक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, तालिबान का भी सपोर्ट है। तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम इनके लिए सीरियस बन सकती है। अब रही बात पीओजेके की, पीओजेके की प्रॉब्लम है वो अभी जितनी सीरियस एट्रोसिटीज वगैरह की उसमें दिख रही है, अगर उस पर ज्यादा इन्होंने मिलिट्री क्रैकडाउन किया कुछ और तरीके से, जैसा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, उसको वो नेगोशिएट कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ वो एक बैलेंस अचीव कर लेंगे। और बाकी सिंध वगैरह की प्रॉब्लम्स है वो आज से नहीं बरसों से वहां पर पाकिस्तान के अंदर एक अनरेस्ट हो गया। आप कह सकते हैं कि थोड़ा ऑपोजिशन रिजेंटमेंट, ये अलग अलग पार्ट से मिलेगा, जिसकी आदत है उनकी हुकूमत को हैंडल करने की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आसिम मुनीर ने अपनी पोजीशन को हर तरीके से कंसोलिडेट कर दिया, और ये बात कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड पावर्स है उनको बहुत ज्यादा सूट करती है, उनके इंटरेस्ट को, चाहे चाइना हो, उसके सीपेक के इंटरेस्ट हो, चाहे अमेरिकन हो। अगर देखिए, अमेरिकन अभी मिडल ईस्ट के अंदर कुछ ग्राउंड इन्वेजन वगैरह जो कि रिमोट पॉसिबिलिटी है, कुछ प्लान करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें भी पाकिस्तान का कहीं ना कहीं एज ए मीडिएटर, फैसिलिटेटर कुछ रोल रहेगा। तो अमेरिकन और वेस्टर्न एजेंसीज चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर की पोजीशन स्ट्रांग रहे। सेकेंडली, आसिम मुनीर को सीधे प्रेसिडेंट बनने की जरूरत नहीं है। देखिए, उसने अपनी पोजीशन 27th अमेंडमेंट के थ्रू हो या फिर जो है इंटरनेशनल पावर्स की बदौलत इतनी मजबूत कर ली है कि वो सारे पावर्स अपने पास रखेंगे। उसे एक मुखौटा, कठपुतली के रूप में वो किसी को भी प्रेसिडेंट बना सकते हैं, और वेस्टर्न पावर्स को भी यही सूट करता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान सीधे की सीधे मिलिट्री डिक्टेटरशिप बन गया तो वही वेस्ट को सैंक्शंस लगाने पड़ेंगे पाकिस्तान के ऊपर।
पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक वगैरह से जो सारी जो इमदाद मिल रही थी उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अमेरिका के लिए ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी वर्ल्ड बैंक वगैरह को कन्विंस करने के अंदर कि आप इनको उसको जस्टिफाई करने में, कन्विंस तो क्या जस्टिफाई करने में कि आप मिलिट्री डिक्टेटरशिप को कैसे एड दे सकते हैं। ठीक है। तो अभी जो अरेंजमेंट है उसमें बेस्ट ये सूट करेगा कि ये आसिम मुनीर जो है अपनी पोजीशन इस तरह से रखें और एक कठपुतली प्रेसिडेंट बना दें या पॉलिटिकल अरेंजमेंट वहां रहेगा। और ये इमरान खान को अगर ये छोड़ते हैं तो उसके पीछे एक रीजन ये भी होगा इनका कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड में ये मैसेज दें कि हम लोग उतने रिप्रेसिव और उतने आतताई नहीं है जितना कि हमें समझा जाता है। और दूसरा, इमरान खान के माध्यम से ये जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो पीपीपी हो या नवाज शरीफ की पार्टी हो, उन पर भी एक कंट्रोल और एक चेक रख सकते हैं। चलिए, तो हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और पाकिस्तान में तो सबको मालूम है कि प्रेसिडेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है और सरकार कौन चला रहा होता है, सबको मालूम होता है। आरजू, क्या पाकिस्तान के आवाम को भले ही ताकतवर मुनीर सूट ना करता हो, लेकिन पाकिस्तान के फंडर्स जो हैं यानी अमेरिका और चीन, उनको ताकतवर मुनीर सूट करता है? बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए तो हमेशा से पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उसको मजबूत किया गया है। कभी किसी गवर्नमेंट को, सिविलियन गवर्नमेंट को आपने देखा है इतने अरसे चली हो जितनी ये डिक्टेटरशिप चलती है, चाहे ज़ियाउल हक की हो, चाहे जनरल परवेज मुशर्रफ की हो, कोई 10 साल गया, कोई 11 साल, कोई 8 साल रहकर गया। तो इन लोगों को जाहिर है कि सपोर्ट मिली थी तभी ये रह रहे थे। वो तो बाद में कहीं जाकर कुछ इनको ख्याल आया कि चलो थोड़े दिन सिविलियन गवर्नमेंट भी ले आते हैं, वरना सिविलियन गवर्नमेंट तो कोई अपना 5 साल पूरे नहीं कर पाती। इस वक्त भी यही बात हो रही है कि क्या शहबाज शरीफ साहब 5 साल पूरे कर लेंगे, और बार बार कहा जा रहा है कि हाँ जी कर लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो अगर बार बार ये बताना पड़ रहा है कि कर लेगी कंप्लीट, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इस वक्त उनको परेशानी जो है वो हुई हुई है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को। फखर, गजब मतलब आवाम है, मतलब बलूच अलग अपने लिए खड़े हो गए, पीओजे कह रहा है कि कफन मंजूर है लेकिन अब पाकिस्तान मंजूर नहीं है, सिंध में अलग आवाज़ उठ रही है, इमरान अलग अपनी आवाज़ बुलंद करे हुए हैं, लेकिन आवाम को कोई दिक्कत नहीं है। खाने को पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, मतलब वहाँ आवाम नहीं जागता है। आवाम तो बड़ी क्राइसिस में है पिनाज। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में चले जाएं, छोटे से छोटे टाउन से लेके और मेट्रोपॉलिटन सिटीज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा या मुल्तान, फैसलाबाद, कहीं पे भी अब यकीन करें किसी भी शख्स से आप बात करें, वो किसी भी काम से उसका ताल्लुक हो, आपको वो अपने मतलब दुखड़े सुनाना शुरू कर देंगे कि यार क्राइसिस में चल रहे हैं। कारोबारी बड़े बड़े जिनके मतलब बड़े बड़े कारोबार हैं, उनके ब्यूरोक्रेसी के लोग, यानी जिनका भी सुनेंगे आपको यही चीज मिलेगी। लेकिन जो आम पाकिस्तानी है वो तो बहुत मुश्किल जिंदगी में है। आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ कि उसके लिए तो जीना, मैं कहता हूँ मुश्किल शायद पहले भी होता होगा, अब नामुमकिन कर दिया गया। रोजाना पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, हर हफ्तेवार बिजली की हमारी कीमतें बढ़ती हैं। अच्छा, रोजाना की बुनियाद पर हम तकरीबन कोई 5 से 10 अरब रुपए कर्जा हमारा बढ़ रहा होता है। अभी आप ये सारी चीजें देख लें कि ये सालों से ये मामला चल रहा है। और अभी भी मैं आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि हमारे पावर सेक्टर के जो लॉसेज हैं इस वक्त भी पर एनम यानी एनुअली 300 बिलियन रुपीस तक चल रहे हैं। मतलब उसमें कोई कमी नहीं आ रही। यानी टैक्सेस, बेतहाशा टैक्सेस लादे गए आवाम के ऊपर। यानी इस वक्त कम अज कम शायद इस रीजन में सबसे ज्यादा टैक्सेस जो लादे गए वो पाकिस्तानियों के ऊपर है, 40% से ऊपर है। बच्चों के दूध से लेकर और बड़ी से बड़ी चीज तक, हर चीज के। एक मर्सिडीज बेंज के ऊपर 18% टैक्स है, लेकिन अगर एक आम आदमी अपने लिए कोई छोटी गाड़ी खरीदना चाहेगा तो ही विल पे और शी विल पे 38% टैक्स। लेकिन BMW, मर्सिडीज जो लग्जरीज गाड़ीज है, उसकी गाड़ियां उसके ऊपर नहीं है। क्या ये के ऊपर टैक्स, सेल टैक्स माफ कर दिया गया? अभी BMW और हरिप्रदीप ग्रुप ने उसको खरीदा है, मतलब फ्री में उनको दी गई है। लेकिन आम पाकिस्तानी के लिए जो जिंदगी है वो, मैं कहता हूं कि हर गुजरते दिन के साथ उसके स्क्रूज टाइट हो रहे हैं। उसकी जिंदगी मुश्किल से क्या बदतरीन मुश्किल का सामना तो कर आपका रही है। थ्रेशोल्ड लेवल गजब का है भाई पाकिस्तानियों का। यहाँ तो छोटी छोटी बातों पे लोग जो हैं हल्ला बोल देते हैं, ठीक है। आप लोगों का थ्रेशोल्ड गजब का है। हालात बद से बदतर हो रहे हैं लेकिन सब चंगा सी, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। सड़क पड़क पे नहीं आना है, कौन धूप वूप मिट्टी विट्टी में जाएगा, मतलब कौन अनशन वंशन पे बैठेगा, मतलब ठीक है चल रहा है, कोई बात नहीं। पेशेंस लेवल आप लोगों का गजब है। आज एक चीज मैं आपको बता दूं। हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा, मैं एक चीज छोटी सी बता दूं कि आपने मतलब प्रोटेस्ट वगैरह की बात की। अभी रिसेंटली 31 जुलाई 2026 को इस्लामाबाद F10
बिल्कुल मेरे करीब एक सेक्टर है, होश इलाका है वहां, यहाँ का, तो वहां पे प्रोटेस्ट हुआ कश्मीरियों के हवाले से। हाँ। 118 लोग, जिसमें स्टूडेंट्स भी, मेल फीमेल यूनिवर्सिटीज के बच्चे शामिल है उसके अंदर, उनके ऊपर 780A लगाया गया। एंटी टेररिस्ट का जो एक्ट है वो उन बच्चों के ऊपर लगाया गया कि आपने प्रोटेस्ट क्यों किया, कश्मीरियों के साथ सोलिडारिटी क्यों शो कर दी इस्लामाबाद के अंदर। ये हुआ है। और जो अभी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, तो 26 नवंबर मैं खुद कवर करता रहा हूं, बाकायदा स्टेट फायर होते रहे, वहां पर लोगों की जानें गई। तो यकीन करें कि वो जो एक स्पेस होती है ना, वो खत्म कर दी गई है। इस तरह की कोई चीज, बलोच निकलता है कराची में, उसको पकड़ के घसीट कर गाड़ियों में डाला जाता है। लाहौर में भी रिसेंटली कश्मीर के कुछ लोग निकले थे, सेम लाइक दैट सिचुएशन उनको सामना करना पड़ी, और यही सेम सिचुएशन इस्लामाबाद में आपको मिलती है। बिल्कुल फकर, तो मुझे शायद लगता है ये आप एक लोगों बहुत की बड़ा बातें reason जो है। हमारे यहाँ Otherwise पे लोग तमाम मुस्लिम हमारे तमाम आवाम भी सुनता होगा ना, वो भी सोचता होगा अच्छा है कि यहीं रह गए, डिसीजन सही था, कोई गलती नहीं की है, सब सही रहा। आरजू, मुनीर, क्या आपको लगता है कि ठीक है, हम लोग सभी का क्रिटिकल असेसमेंट करते हैं, जो हुक्मरान होते हैं, आपके चीफ होते हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो टेन्योर है, ये पाकिस्तान के लिहाज से सबसे बुरा वक्त है, सबसे बुरा टेन्योर है जो इंटरनल हालात, चाहे बलूच, चाहे सिंध या फिर पीओजे में उत्पन्न हुए हैं? अनकंट्रोलेबल सिचुएशन है मुनीर के राज्य में। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप देख सकते हैं कि आधे पाकिस्तान में तो इस वक्त आग लगी हुई है, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे कश्मीर हो, या केपीके हो, अफगान बॉर्डर हो, वहां सब पे यही कुछ हो रहा है। और जहां तक मैं बात को फखर की ही आगे बढ़ाऊं, अगर कि यहाँ पे जिस तरह से प्रोटेस्ट करने पे या बात करने पे जो मीडिया के साथ किया जाता है, या इंडिपेंडेंट मीडिया के साथ, तो हमारे एक दोस्त हैं, वो बेचारे वो तोते बहुत खरीदते हैं, तो उन्होंने जिससे तोते खरीदते हैं ना, उसका अकाउंट भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया पाकिस्तान की एजेंसीज ने कि भाई इसका भी ब्लॉक करो। तो ये तो हाल कर रखा है कि हमारा तो अलग, जो हमसे मिलने जुलने वाले उनका भी हो जाएगा। लेकिन इस वक्त डेफिनेटली पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तान की स्टेट को चाहिए कि जो पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी बात को सुने, डायलॉग पे जाए। इस वक्त इन्होंने एक बलूचिस्तान के लिए इन्होंने एक सेमिनार किया या वर्कशॉप की, वो इन्होंने इस्लामाबाद में करनी पड़ गई। यानी बात बलूचिस्तान की हो रही है और बात हो कहाँ रही है, इस्लामाबाद में जो है इन्होंने इवेंट रखा था, ये वहां जाने के काबिल भी नहीं है, बलूचिस्तान में कदम नहीं रख सकते।